हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें मल्टी एजेंट एआई सिस्टम बनाना है तो वो कैसे बनाया जाएगा। एंड देखो, ये जो आपको पेज दिख रहा है ना यहाँ पे, एआई ट्रैवल बुकिंग सिस्टम, ये डेमो एप्लीकेशन है जो आज हम बनाने वाले हैं। फ्रंट एंड बैक एंड में सब बताऊंगी आपको कैसे बनाना है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम करेंगे क्या, हम बनाएंगे एआई ट्रैवल बुकिंग सिस्टम, जिसके अंदर कितने एजेंट्स होंगे, 4 एजेंट्स होंगे। यहाँ पे साइड बार में देखो, इस सेक्शन में क्या लिखा है मैंने, फ्लाइट एजेंट, होटल एजेंट, आइटिनरी एजेंट एंड फाइनल एजेंट। तो हम 4 एजेंट्स बनाएंगे। हर एजेंट का अपना एक काम होगा, वो एजेंट अपना काम करेगा एंड अपनी आउटपुट दूसरे वाले एजेंट को पास कर देगा। इसी तरह से चारों एजेंट अपना काम करके ये जो एप्लीकेशन है हमारी, ये जो एआई ट्रैवल बुकिंग सिस्टम है, ये हमें फाइनल आउटपुट दिखाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम यूज़ क्या करने वाले हैं आज, तो यहाँ पे उसकी लिस्ट है। सबसे पहले मैंने क्या मेंशन किया है, लैंग्राफ। मतलब जो एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क आज हम यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा होगा, लैंग्राफ। एंड हमें एक एलएलएम भी चाहिए होगा, तो हम जो एलएलएम यूज़ करेंगे वो होगा लामा 3.3 70 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल हम यूज़ करेंगे एंड ये हम लेंगे ग्रॉक से। उसके बाद हम एक डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, पोस्टग्रीसीक्वल। ये डेटाबेस हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि हम अपनी जो एप्लीकेशन बना रहे हैं आज एआई एजेंट वाली, इसके अंदर ना उसको मेमोरी भी देंगे। मेमोरी का बेनिफिट क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन को यूज़र की सारी पुरानी कॉन्वर्सेशन याद रहती है एंड फिर जो आपकी एआई एप्लीकेशन होगी वो ऑब्वियसली बेटर रिजल्ट्स देगी अगर उसको पिछला सारा कुछ याद रहेगा, है ना? तो उसके लिए हम मेमोरी यूज़ करेंगे एंड मेमोरी के लिए हम पोस्टग्रीसीक्वल डेटाबेस यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं टेविली सर्च। अब ये टेविली सर्च क्या है, मेरे को ना इसका पेज ओपन करने दो। ये देखो, टेविली.com लिखना, ये पेज ओपन हो जाएगा। ये एक एपीआई है। इस एपीआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने एआई एजेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं वेब के साथ एंड इंटरनेट से। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप इस एपीआई को यूज़ करके फेच कर सकते हो। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये वाली एपीआई? क्योंकि हमें फ्लाइट्स का डेटा चाहिए, है ना? बिल्कुल अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी फ्लाइट्स की, होटल्स की। तो वो जितना भी सर्च रिलेटेड काम होगा हम ये टेविली सर्च एपीआई को यूज़ करके करेंगे। उसके बाद है एविएशन स्टैक। अब ये क्या है, इसको देखते हैं। तो ये इसकी वेबसाइट है aviationstack.com। ये भी एक एपीआई है। इस एपीआई की हेल्प से हम फ्री एंड रियल टाइम फ्लाइट डेटा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम यूज़ करने वाले हैं। गाइस, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी ये एलएलएम हम कैसे लेंगे, इसके लिए एपीआई की कैसे जनरेट होगी एंड फिर टेविली सर्च एपीआई कैसे यूज़ करेंगे, इसकी एपीआई की आप कैसे जनरेट करोगे, एविएशन स्टैक की एपीआई कैसे क्रिएट करोगे, फिर यूज़ करोगे। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ये सारी हम फ्री यूज़ करेंगे। किसी में भी आपको कोई पेड अकाउंट नहीं चाहिए। सारे फ्री सोर्सेज़ हैं ये। इनको यूज़ करके आज की एप्लीकेशन हम बनाएँगे एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि कैसे बनेगी वो एप्लीकेशन। तो अब हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाना है। अच्छा, एक चीज़ करते हैं, पहले ना मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है किस तरह की आउटपुट देता है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। उसके बाद हम कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दोगे इसको। तो देखो, मैंने प्रॉम्प्ट दी, प्लान अ कंप्लीट 7 डेज जापान ट्रिप इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, होटल्स एंड साइटसीइंग अंडर 2 लाख। एंड अब मैं जनरेट माय ट्रैवल प्लान पे क्लिक करती हूँ। देखो, आउटपुट आ गई। क्या आ रहा है, एजेंट पाइपलाइन। सो फर्स्ट एजेंट हमारा कौन सा है, फ्लाइट एजेंट। अब फ्लाइट एजेंट ने हमें पूरी एयरलाइन डिटेल्स निकाल के दी। फिर नेक्स्ट एजेंट है होटल एजेंट। होटल एजेंट ने हमें पूरे लिस्ट ऑफ होटल्स की इंफॉर्मेशन दे दी। थर्ड एजेंट है हमारा आइटनरी एजेंट। उसने डे 1 डे 2 पूरा 7 डेज का हमें प्लान बना के दे दिया एंड बजट ब्रेकडाउन भी दे दिया। उसके बाद ये जो फाइनल एजेंट है, जिसका काम है कि पूरा सारे एजेंट से डेटा लेना एंड फिर एक फाइनल डिटेल बना के देना, हमें आइटनरी बना के देना, हमारा प्लान करके देना ट्रिप पूरा। तो वो उसने यहाँ पे काम कर दिया, देखो, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे डिटेल आ रही है कि एलएलएम कितने कॉल हुए, कितने एजेंट यूज़ हो रहे हैं, स्टेटस क्या है एंड फिर ये हमारा फाइनल ट्रैवल प्लान बन गया। एंड उसके बाद आप अगर इस प्लान को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो।
तो इस तरह से आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। अब हम देखते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे बनाना है, तो हम वीएस कोड में काम करेंगे, तो वीएस कोड ओपन कर लो। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए ना मैंने एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम है मल्टी एजेंट सिस्टम डेमो। एंड इसी फ़ोल्डर के अंदर पहले तो मैं पाइथन का एक सेपरेट एनवायरनमेंट बनाऊँगी और जितने भी पैकेजेज़ आज के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, सारे पैकेजेज़ मैं इसी पाइथन एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करूँगी। तो हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो टर्मिनल के लिए आप यहाँ क्लिक करो, फिर टर्मिनल पे एंड फिर न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो। अब हम यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आप लिख सकते हो पाइथन -m venv एंड फिर आपके एनवायरनमेंट का नाम। तो मैं एनवायरनमेंट बना रही हूँ langgraph_env3 के नाम से। इसको एंटर कर दो अभी। जब एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा इस तरफ आपको फ़ोल्डर दिखेगा। दिख रहा है ना, देखो langgraph env3। तो आपका एनवायरनमेंट जो है अब क्रिएट हो गया। अब आपको इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए आप लिखोगे पहले तो एनवायरनमेंट का नाम, फिर लिखोगे रिप्स एंड फिर लिखोगे एक्टिवेट। तो अब आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है वो सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना जो हमें आज के ट्यूटोरियल के लिए चाहिए। तो हमें ये सारे पैकेजेस चाहिए, तो मैंने एक ही बार में वो सारे पैकेजेस यहाँ पे लिख दिए हैं। एंड अब आप एंटर प्रेस कर दो। गाइस जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं हम क्या करते हैं ना, एपीआई कीज़ क्रिएट कर लेते हैं। हमें कितनी एपीआई कीज़ चाहिए? 3 एपीआई कीज़ चाहिए। एक एपीआई तो चाहिए हमें ग्रॉक की। ग्रॉक की एपीआई क्यों चाहिए? क्योंकि हमें जो एलएलएम यूज़ करना है वो ग्रॉक से करना है। ग्रॉक पे बहुत सारे एलएलएम्स पड़े हुए हैं, हमने उनमें से कोई एक एलएलएम यूज़ करना है। तो मैं ना यहाँ पे पहले ग्रॉक की वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, लिखोगे console.grok.com। आप इतना लिखोगे, एंटर कर दोगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी ये वाली जो यहाँ पे आपको पेज दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे स्क्रॉल करके देखो, यहाँ पे ना आपको बहुत सारे मॉडल्स दिख रहे होंगे, ठीक है? आप इनमें से कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। हम कौन-सा यूज़ कर रहे हैं? हम आज यूज़ करेंगे llama 3.3 70 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल। अब ये जो मॉडल ग्रॉक पे पड़ा हुआ है, अगर आपको इसको यूज़ करना है अपने लैंग्राफ के साथ, तो आपको ना इसकी एपीआई की को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऊपर देखो यहाँ पे आपको एपीआई कीज़ दिख रही हैं, इस पे क्लिक कर देना एंड क्रिएट एपीआई पे क्लिक कर देना, क्रिएट एपीआई की। जब आप क्लिक करोगे ये बोलेगा आपको कि नाम कोई प्रोवाइड करना चाहते हो आप इसको, तो आप इसको कोई नेम दे देना। तो लेट्स से मैंने नेम दे दिया एएसडी, ऐसे ही आप कुछ भी नाम दे सकते हो एंड यहाँ पे टिक कर देना। उसके बाद सबमिट कर दो तो आपको एपीआई की मिल जाएगी। देखो एपीआई की मिल गई। इस एपीआई की को कॉपी करो यहाँ से, डन पे क्लिक कर दो एंड वीएस कोड पे वापस जाएँगे एंड यहाँ पे ना अब हम इसी फ़ोल्डर के अंदर एक न्यू फ़ाइल बनाएँगे, उसको नाम दे दो .env एंड यहाँ पर आप ये वाली जो एपीआई की है, ग्रॉक की पेस्ट कर दोगे एंड हम ना इस की को एक वेरिएबल में रख देते हैं। तो ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने ग्रॉक की एपीआई की रख दी। इसकी हेल्प से अब हम llama 3.3 वाला जो एलएलएम है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आप ब्राउज़र पे दोबारा जाओ। अब हमें सेकंड चीज़ क्या चाहिए? एप्लीकेशन पे देखो, मैंने क्या बोला था हमें फ्लाइट्स भी फाइंड आउट करनी है, लेटेस्ट डिटेल्स चाहिए फ्लाइट्स की। फ्लाइट्स की डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी? हमने क्या देखा था? फ्लाइट की डिटेल हमें मिलेगी एविएशन स्टैक एपीआई की हेल्प से। तो आप aviationstack.com ओपन करोगे, आपको इस तरह का पेज दिखेगा। अगर तो आप ये एपीआई फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। आप साइन अप कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी से या गूगल अकाउंट के साथ। तो जब एक बार साइन अप कर लिया, लॉगिन कर लेना, इस तरह का पेज दिखेगा। जब आपको ऐसा पेज दिखा तो गेट फ्री एपीआई की पे क्लिक कर देना। ये आपको इस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। यहाँ पे ना आपको खुद से एक एपीआई की दिख रही होगी, आपको क्रिएट नहीं करनी, यहाँ पे ऑलरेडी आ रही होगी एपीआई की। आपको ये एक एपीआई की चाहिए तो इसको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करके अब वीएस कोड पे हम दोबारा जाएँगे एंड यहाँ पे हम ये वाली की भी पेस्ट कर देंगे एंड इसको भी ना हम एक वेरिएबल में लिख देते हैं ऐसे, ठीक है? अब हमारे पास 2 एपीआई कीज़ हो गई। एविएशन स्टैक एपीआई की हेल्प से हमें लेटेस्ट फ्लाइट डेटा मिलता रहेगा एंड इसके थ्रू हम एलएलएम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें एक और एपीआई की चाहिए, ब्राउज़र पे वापस जाओ एंड Tevily आप ओपन करोगे tevily.com। ये क्या है? इसकी हेल्प से आपके जो एआई एजेंट्स हैं वो इंटरनेट से डेटा सर्च कर सकते हैं।
तो अब हमें इसकी एपीआई की चाहिए। तो अगर गाइज़ आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो टेविली एपीआई को, तो आपको यहाँ पे भी पहले साइन अप करना पड़ेगा। अपने ईमेल आईडी से या गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना। फिर आपको लॉगिन करना है। एक बार जब आप साइन अप कर लोगे, लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक करना। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा एंड यहाँ पर ना आपको एक की दिखेगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये की अपने आप से बनी आती है, आपको बनानी नहीं है, ठीक है? बनी हुई है ये ऑलरेडी की, इसको यहाँ से कॉपी कर लो एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो वीएस कोड पे। अगर आपको ये वाली की नहीं यूज़ करनी तो आप इस प्लस पे क्लिक करके न्यू एपीआई की भी बना सकते हो, बट मेरे केस में मैंने यही वाली एपीआई की यूज़ की है जो डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो एंड वीएस कोड पे दोबारा जाओ एंड हम यहाँ पे ये वाली एपीआई की भी पेस्ट कर देते हैं ताकि जो हमारे एआई एजेंट्स हैं वो इंटरनेट सर्च करके इंफॉर्मेशन ले सके, ठीक है? आप इसको भी एक वेरिएबल में लिख दो। हमारे पास ये 3 एपीआई कीज़ हो गई .env फाइल में, इस फाइल को सेव कर दो। अब आप देखो यहाँ पे टर्मिनल पे सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो गए। हमारे 2 स्टेप्स हो गए। हमने सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए, हमने एपीआई कीज़ भी रख दी। अब हमें सिर्फ़ एक और चीज़ चाहिए, क्या? ब्राउज़र पे आओ दोबारा एंड अपनी ऐप खोलो। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था? एविएशन स्टैक हमारे पास एपीआई की आ गई, इसकी भी एपीआई की आ गई। इसकी भी एपीआई की हमने मेंशन कर दी, तो ये 3 चीज़ें तो हम यूज़ कर लेंगे। LangGraph भी हमने इंस्टॉल कर लिया। अब सिर्फ़ क्या बचा? PostgreSQL डेटाबेस। आपको ये डेटाबेस भी अपने पीसी पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर तो आपने पहले से कर रखा है, तो आप ये वाला जो इंस्टॉलेशन स्टेप है, इसको स्किप कर देना। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, तो आप क्या करोगे? आप ना ब्राउज़र ओपन करना और यहाँ पे लिखना PostgreSQL डाउनलोड एंड आपको ये जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है ना, जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, उस पे क्लिक करोगे, तो मेरे केस में विंडोज़ है, मैंने विंडोज़ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन डाउनलोड द इंस्टॉलर, आप इस पे क्लिक करोगे। फिर आपको इस तरह का पेज दिखेगा, इसमें जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो सबसे टॉप पे आ रहा है, हमें लेटेस्ट वर्ज़न इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे जाके इधर क्लिक कर दोगे। जब आपने इस पे क्लिक किया तो आप देखोगे डाउनलोड्स में इसकी ईएक्सई फाइल जो है वो डाउनलोड होने लग गई। एक बार जब ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी, फिर आप उसकी ईएक्सई फाइल जो कि डाउनलोड्स फ़ोल्डर में पड़ी होगी उसके ऊपर क्लिक करना एंड ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते रहना। बट गाइज़ एक प्रॉम्प्ट आएगी जहाँ पे ना आपको ये बोला जाएगा पासवर्ड सेट करने के लिए। तो वो पासवर्ड जो भी आप सेट करोगे ना वो याद रखना कि आप क्या पासवर्ड रख रहे हो। क्योंकि वो पासवर्ड हम LangGraph में फ़िल करेंगे जब हमें डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाना है। तो आपको वो पासवर्ड याद रखना है, जो भी पासवर्ड रख रहे हो। मेरे केस में मैंने पासवर्ड रखा हुआ है पोस्टग्रेस, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है ना पोस्टग्रेस का, वो भी पोस्टग्रेस होता है। मैंने पासवर्ड भी पोस्टग्रेस रख दिया ताकि मुझे याद रहे। एंड आपको पोर्ट नंबर भी याद रखनी है, या तो पोर्ट नंबर होगा 5432 या होगा 5433। तो आपको ये पोर्ट नंबर जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखी है वो, एंड जो पासवर्ड है, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, फाइनली फिनिश का बटन आएगा, उस पे क्लिक करना, इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जब एक बार इंस्टॉलेशन हो गई, आप ना यहाँ पर लिखोगे पीजी एडमिन 4 एंड आपको इस तरह का ऐप दिखेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। अगर तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिख रही है पीजी एडमिन 4 पे क्लिक करने के बाद, इसका मतलब है कि आपका जो पोस्टग्रीस्क्यूएल डेटाबेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। एंड अब आप अगर यहाँ पे ये सर्वर्स के सामने जो एरो है ना, इस पे क्लिक करोगे, ये आपको पासवर्ड फिल करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको कौन-सा पासवर्ड डालना है, जो आपने इंस्टॉल करते हुए रखा था ना, पोस्टग्रीस्क्यूएल को भी हमने इंस्टॉल किया है। तो जो पासवर्ड आपने वहाँ पे रखा था, वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे। मेरे केस में मैंने आपको क्या बताया था कि मेरा पासवर्ड क्या है? पोस्टग्रेस। देखो, यहाँ से ही कॉपी करके ना मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ एंड डिफ़ॉल्ट यूज़र भी पोस्टग्रेस है, पासवर्ड भी मैंने पोस्टग्रेस रख दिया एंड ओके पे क्लिक कर दो। ओके, मैंने गलती कर दी, 1 मिनट।
यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो, ओके पे क्लिक करो, तो देखो आप लॉगिन हो जाओगे। अब आपके पास पोस्टग्रीस्क्यूएल डेटाबेस खुल गया, ठीक है? यहाँ पर आज हम जो लैंग्राफ की हमारी एआई एप्लीकेशन होगी ना, मल्टी एजेंट एप्लीकेशन, उसका जो डेटाबेस होगा, उसकी जितनी भी कन्वर्सेशन हिस्ट्री होगी, वो सब हम यहाँ पे सेव करने वाले हैं। तो अब हमने वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं, हमारा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया है कोड को रन करने के लिए, तो अब हम कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए वीएस कोड ओपन कर लो एंड यहाँ पर ना आप एक फ़ाइल बनाएँगे, इसी फ़ोल्डर में मल्टी एजेंट सिस्टम डेमो फ़ोल्डर में एक फ़ाइल बनाओगे, यहाँ पे क्लिक कर दो। उस फ़ाइल को नाम दे दो main.py एंड एंटर कर दो। फर्स्ट हम सारे वो पैकेजेस को इम्पोर्ट करेंगे जो हमें आज के ट्यूटोरियल के लिए चाहिए। तो ये सारे पैकेजेस हमें चाहिए, तो देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, ओएस मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, फिर ये 2 मॉड्यूल्स इम्पोर्ट कर रहे हैं एंड ऑपरेटर मॉड्यूल इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ये हमें क्यों चाहिए? लैंग्राफ के अंदर ना हम स्टेट बनाते हैं। स्टेट क्या होती है? शेयर्ड मेमोरी होती है। किसकी शेयर्ड मेमोरी? जो भी आज आप एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई भी वर्कफ्लो बनाते हो लैंग्राफ में, तो आप ना एक स्टेट ज़रूर बनाते हो। स्टेट क्या होती है? शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी मतलब जितनी भी नोड्स होंगी लैंग्राफ की, वो सारी इसी शेयर्ड मेमोरी से, इसी स्टेट से डेटा पिक करेंगी एंड अपनी आउटपुट जो होगी इसी शेयर्ड स्टेट में रखते हैं। तो डिटेल में अभी थोड़ी देर में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो कि ये पैकेजेस यूज़ करेंगे हम कहाँ पर? जब हम स्टेट बनाएँगे। इसी तरह से देखो ये जो 3 पैकेजेस हैं, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें लैंग्राफ में ग्राफ बनाना है ना। लैंग्राफ में काम कैसे होता है? ग्राफ के थ्रू ही होता है। तो वहाँ पर ये मॉड्यूल्स हमें चाहिए होंगे। डिटेल में थोड़ी देर में बताऊँगी कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है ये सब। उसके बाद ये देखो पोस्टग्रेस्क्यूएल ये मॉड्यूल हमें क्यों चाहिए? क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, एक मेमोरी बनाएँगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी हमारी एप्लीकेशन की ताकि वो यूज़र की कन्वर्सेशन को याद रख सके। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसके लिए? पोस्टग्रीस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो जो पोस्टग्रीस्क्यूएल डेटाबेस आपने इंस्टॉल किया है अपने पीसी पे, उसको अपनी लैंग्राफ की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए ना आपको कोई ना कोई मॉड्यूल तो चाहिए होगा। तो वो मॉड्यूल कौन-सा हम यूज़ कर रहे हैं? पोस्टग्रेस्क्यूएल। उसके बाद हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ये डिफरेंट तरह के मैसेजेस, एनी मैसेज, ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज, सिस्टम मैसेज, क्या होता है ये सब देखते हैं। सिस्टम मैसेज क्या होते हैं? जो हम सिस्टम को प्रॉम्प्ट देते हैं ना शुरू में, वो सिस्टम मैसेजेस जो होते हैं वो सारे ये जो सिस्टम मैसेज क्लास है ये रिप्रेजेंट करते हैं उन सब मैसेजेस को। एंड फिर है एआई मैसेज। एआई मैसेज क्या होते हैं? जो आपके एआई एजेंट रिप्लाई करेंगे ना यूज़र को, वो सारे कौन हैंडल करता है? एआई मैसेज क्लास। फिर है ह्यूमन मैसेज। ह्यूमन मैसेज क्लास किस लिए होती है? ये जितने भी मैसेजेस यूज़र करता है, हम लोग जैसे मैसेज करेंगे एआई एप्लीकेशन को, तो वो सारे मैसेजेस ये जो ह्यूमन मैसेज क्लास है ना, ये रिप्रेजेंट करती है उनको। एनी मैसेज मतलब ये क्लास है जिसमें हर तरह का मैसेज जा सकता है, चाहे वो मैसेज ह्यूमन ने किया है, चाहे वो एआई ने किया है, चाहे वो सिस्टम प्रॉम्प्ट है। तो एनी मैसेज ना हर तरह के मैसेज को स्टोर करता है। तो ये डिफरेंट तरह के मैसेजेस हम यूज़ करेंगे एंड ये सब हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? langchain core डॉट मैसेजेस से। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं चैट ग्रॉक। अब ये चैट ग्रॉक हमें क्यों चाहिए? ये जो रैपर है, ये जो क्लास है, हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने एलएलएम यूज़ करना है ग्रॉक से। मैंने बताया था ना, ये जो ग्रॉक है, हमने इस ग्रॉक से मॉडल यूज़ करना है लामा 3.3 है ना? इस मॉडल को जो कि ग्रॉक पे पड़ा हुआ है, हमने अगर अपने लैंग्राफ के साथ यूज़ करना है ना, तो उसके लिए आपको ये वाला पैकेज चाहिए, तो हमने वो इम्पोर्ट कर लिया। अब गाइज़ उसके बाद ये जो 2 पैकेजेज़ हैं ना, ये हमने खुद बनाए हैं। ये हम कहीं से लेंगे नहीं, ये हम खुद बना रहे हैं। कर क्या रहे हैं? मैंने एक फ़ोल्डर बनाया टूल्स नाम का, उसके अंदर एक पाइथन फ़ाइल पड़ी हुई है tavily tool.py उसके अंदर एक पाइथन फंक्शन पड़ा हुआ है tavily search। सेम उसी तरह से टूल्स फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाएँगे हम flight tools.py उसके अंदर एक पाइथन फंक्शन बनाएँगे search flights, ठीक है? तो अब हम ये काम करें, पहले हम ये जो हमारा फ़ोल्डर है ना मल्टी एजेंट सिस्टम डेमो फ़ोल्डर, इसके अंदर एक क्या बनाना है? फ़ोल्डर बनाना है टूल्स नाम का। तो आप इसके सामने ये जो सेकंड आइकन है ना, इस पे क्लिक करो एंड इसको नाम दे दो टूल्स एंड आपने फ़ोल्डर बना लिया।
अब इस फ़ोल्डर के अंदर आपको 2 फाइल्स बनानी है, टेविली टूल एंड फ्लाइट टूल डॉट पीवाई। तो वो बनाते हैं, इस पे क्लिक कर दो फ़ोल्डर पे एंड फिर न्यू फाइल पे जाओ और यहाँ पे लिखो टेविली टूल डॉट पीवाई, ठीक है? तो अब हमने इसके अंदर इसका कोड लिखना है, थोड़ी देर में लिखते हैं, पहले दोनों फाइल्स बना लेते हैं। सेम टूल्स के अंदर हमें एक और फाइल बनानी है, तो यहाँ पे क्लिक करो, उस फाइल को क्या नाम देना है? फ्लाइट, क्या नाम रखा है हमने मेन में? फ्लाइट टूल डॉट पीवाई। तो यहाँ पे आओ, फ्लाइट अंडरस्कोर टूल डॉट पीवाई। तो टूल फ़ोल्डर के अंदर हमने ये 2 फाइल्स बना ली। अब इसके अंदर क्या कोड रखना है वो देखते हैं। तो गाइज़ बेसिकली ये 2 फाइल्स हमें चाहिए क्यों? हमने एविएशन स्टैक पे एक एपीआई क्रिएट करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि हमें फ्लाइट्स का लेटेस्ट डेटा चाहिए, है ना? तो वो डेटा फेच करने के लिए हमें वो एपीआई को अपने पाइथन कोड में लिख के कुछ ना कुछ तो कोड लिखना पड़ेगा ना डेटा फेच करने के लिए। तो वो फंक्शन अब हम लिखने वाले हैं ये वाली फाइल में, फ्लाइट टूल डॉट पीवाई फाइल में। उसी तरह से टेविली टूल डॉट पीवाई फाइल में हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम टेविली सर्च एपीआई को यूज़ करके इंटरनेट से जो भी डेटा फेच करना है ना, उसके रिलेटेड कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं अब। तो पहले तो हमने ये मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लिया। हम लोड अंडरस्कोर डॉट env मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? कभी भी आपको एपीआई कीज़ को लोड करना होता है ना मेमोरी में, तो आप ये मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो और ये लाइन लिखते हो। इससे क्या होगा, जो एपीआई की होगी वो लोड हो जाएगी। एंड हम कौन-सी एपीआई की यूज़ करना चाहते हैं? एविएशन स्टैक एपीआई। यहाँ पे देखो, एविएशन स्टैक एपीआई है ना हमारी .env फाइल में जो हमने क्रिएट की थी फ्लाइट डेटा लेने के लिए। वो वाली एपीआई की हम यूज़ करना चाहते हैं। तो अभी तक हमने इतना कोड लिख दिया, अब हमने पाइथन फंक्शन लिखना है इस एपीआई की को यूज़ करके इंटरनेट से फ्लाइट रिलेटेड डेटा लेने के लिए। तो ये वो फंक्शन है, तो फंक्शन का नाम है सर्च फ्लाइट। इस फंक्शन को एक पैरामीटर पास हो रहा है। ये क्वेरी क्या होगी? जो यूज़र की क्वेरी होगी ना, जो भी यूज़र टाइप करेगा, वो वाली क्वेरी इस फंक्शन की इनपुट बनेगी। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने टाइप किया प्लान अ 5 डेज़ ट्रिप टू जापान, तो वो वाली जो क्वेरी है यहाँ पर आ गई। फिर ये जो यूआरएल है, ये उस एपीआई का यूआरएल है जहाँ से हमें फ्लाइट्स का डेटा मिलता है। फिर हम यहाँ पे पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अपनी एपीआई की दे रहे हैं जो हमने क्रिएट की एंड लिमिट 5। इसका क्या मतलब है कि हमें 5 रिजल्ट्स चाहिए एक बार में। अब रिस्पॉन्स, यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट होगा इस वेरिएबल के अंदर। रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज़ करके डॉट गेट, ये जो यूआरएल है एपीआई का जहाँ पे फ्लाइट्स का डेटा पड़ा हुआ है, उसको हम ये पैरामीटर्स साथ में दे रहे हैं एंड हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उस वेबसाइट से क्या होगा, उस एपीआई से क्या होगा, हमें 5 फ्लाइट्स की डिटेल मिल जाएगी। अब उसको फिर हम जेसन फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड हम कहाँ रख रहे हैं? डेटा वेरिएबल के अंदर। फिर हमारे पास ना एक ब्लैंक लिस्ट है फ्लाइट्स नाम की। इस लिस्ट के अंदर अब मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में वो सारा फ्लाइट्स का डेटा रखना चाहती हूँ। तो अब हम कर क्या रहे हैं? देखो, मैंने क्या बोला, अगर तो डेटा पड़ा हुआ है डेटा वेरिएबल में, इस वाले डेटा वेरिएबल में जो कि जेसन फाइल है, अगर इसमें डेटा पड़ा हुआ है तो हम वो सारा डेटा फ्लाइट लिस्ट में रखना चाहते हैं, इसलिए फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो करा क्या, मैंने ना 4 वेरिएबल बना दिए, एयरलाइन, डिपार्चर, अराइवल एंड स्टेटस, ठीक है? ये 4 वेरिएबल्स में ना मैं ऑर्गेनाइज़्ड वे में डेटा रखना चाह रही हूँ। जो डेटा इस जेसन फाइल में यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, वो तो जेसन फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। बट मैंने क्या किया, फॉर लूप के अंदर 4 सेपरेट वेरिएबल बना लिए ताकि ना अच्छे से डेटा को स्टोर कर दूँ। तो एयरलाइन के अंदर तो मैं उस एयरलाइन का नाम फेच कर रही हूँ, देखो, गेट नेम। एंड डिपार्चर के अंदर मैं डिपार्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रही हूँ कि कौन से एयरपोर्ट से डिपार्चर हो रहा है। फिर अराइवल के अंदर कौन से एयरपोर्ट से अराइवल है। स्टेटस में फ्लाइट का स्टेटस क्या है। तो ये सारा ना मैंने 4 वेरिएबल्स में रख दिया। फिर फ्लाइट लिस्ट को मैं अपेंड कर रही हूँ ये चारों वेरिएबल्स के साथ। ये फंक्शन है, सिंपल इतना फंक्शन है। एंड अब ये जो फंक्शन है हम अपनी मेन डॉट पीवाई फाइल में कॉल कर रहे हैं। देखना, सर्च फ्लाइट फंक्शन फ्रॉम टूल्स डॉट
फ्लाइट टूल, वी आर इम्पोर्टिंग सर्च फ्लाइट फंक्शन। इसी तरह से अब हमने टेवली सर्च वाली जो फाइल है, जो इंटरनेट सर्च करने के लिए, होटल सर्च करने के लिए हम यूज़ करेंगे ना, अब वो वाला कोड हमने लिखना है इस फाइल में, टेवली टूल डॉट पी वाई फाइल में। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे, तो कर लो इंपोर्ट मॉड्यूल्स को। टेवली क्लाइंट यूज़ किया, ओएस मॉड्यूल किया एंड लोड अंडरस्कोर डॉट एनवी। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एपीआई की लोड करनी है इस फाइल में, एंड ये लिखने से एपीआई की लोड हो जाएगी आपकी फाइल में। अब हम फंक्शन लिखते हैं, उससे पहले आप ये लाइन लिख दो, हम यहाँ पर क्लाइंट वेरिएबल के अंदर एपीआई की, जो कि डॉट एनवी फाइल में पड़ी हुई है ये वाली, इस एपीआई की को यहाँ पर क्लाइंट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब हम फंक्शन लिखते हैं। देखो फंक्शन है, देखो ये फंक्शन है इतना, ठीक है। फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। टेवली सर्च फंक्शन का नाम है। जो भी यूज़र की क्वेरी होगी वो इस फंक्शन के पास जाएगी। फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर क्लाइंट क्या है, ये वाला क्लाइंट में हमने एपीआई की लिखी हुई है ना टेवली सर्च की, क्लाइंट डॉट सर्च, जो भी यूज़र ने क्वेरी लिखी हुई है वो हमने इसको पास कर दी। मैथ्स रिजल्ट 5, मतलब जो भी यूज़र ने क्वेरी लिखी है, उस क्वेरी के रिलेटेड हम इंटरनेट सर्च करेंगे यूजिंग टेवली एपीआई एंड 5 रिजल्ट्स फेच करेंगे, एंड वो सारे रिजल्ट्स किस में पड़े हुए हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल में। अब मेरे पास एक ब्लैंक लिस्ट है जिसमें मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी सर्च किया है उसको रखना चाहती हूँ, तो मैंने फॉर लूप यूज़ करा। फॉर लूप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सर्च रिजल्ट में 5 रिजल्ट्स आए होंगे ना, तो हमने वो सारे 5 के 5 रिजल्ट्स लिखने हैं यहाँ पे रिजल्ट लिस्ट के अंदर, तो फॉर लूप लगा दिया। तो मैं टाइटल, यूआरएल एंड स्निपेट, ये 3 मैंने वेरिएबल लिए। टाइटल के अंदर तो मैं टाइटल ले लूँगी, यूआरएल ले लूँगी एंड कंटेंट ले लूँगी होटल्स के बारे में, एंड फिर मैं रिजल्ट को अपेंड कर रही हूँ। कौन से रिजल्ट को, ये वाली जो लिस्ट है इसको अपेंड कर रही हूँ ये जो सारे वेरिएबल्स हैं इनके साथ, ठीक है? तो ये हमारा हो गया टेवली सर्च फंक्शन। अब यही फंक्शन मैंने यहाँ पर कॉल किया हुआ है, देखो टेवली सर्च फंक्शन टेवली टूल डॉट पी फाइल में जो पड़ा हुआ है टूल्स फ़ोल्डर के अंदर। तो हमने अब मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट कर लिया। ये वाला मॉड्यूल अब आपको पता ही है हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, एपीआई की को लोड करने के लिए, है ना? तो इस तरह से एपीआई की लोड हो गई। अब हमें यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा ना कि हमें कौन-सा एलएलएम यूज़ करना है ग्रॉक से, तो वो लाइन लिख दो। तो देखो चैट ग्रॉक, ये जो मॉड्यूल हमने इम्पोर्ट किया था इसको यूज़ करके हम ये वाला जो मॉडल है ग्रॉक पे जो पड़ा हुआ है ये मॉडल यूज़ करना चाहते हैं। एंड गाइज़ अब आप यहाँ पर ना जो डेटाबेस है उसका नाम भी दोगे। तो देखो हमने क्या किया, हमने पीजी एडमिन 4 लिख के हमने क्या किया था, यहाँ पर पीजी एडमिन 4 लिखा, फिर इस पे क्लिक किया तो इस तरह की स्क्रीन मिल गई थी हमें, है ना? तो हम वापस चलते हैं, इस तरह से दिखेगा आपको। अब गाइज़ हमें करना क्या है ना, हमें एक डेटाबेस बनाना है। वो डेटाबेस हमें क्यों बनाना है? क्योंकि हमारा जो मल्टी एजेंट एआई सिस्टम हम बना रहे हैं, वो क्या करेगा, यूज़र्स की कन्वर्सेशन स्टोर करेगा। वो कहाँ स्टोर करेगा? टेबल में स्टोर करेगा। टेबल किस में होते हैं? डेटाबेस में होते हैं। तो हम ना एक सेपरेट डेटाबेस बनाते हैं यहाँ पर, उसके अंदर जो लैंग्राफ होगा, वो सारा यूज़र की कन्वर्सेशन हिस्ट्री और वो सब कुछ यहाँ पे सेव करेगा, ठीक है? तो डेटाबेस बनेगा कैसे? मैं सिंपल वे में बता रही हूँ, सर्वर्स पे क्लिक करो यहाँ पे, आपको पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड डाल देना। अब आपको डेटाबेसेस दिख रहे हैं? ये जो डेटाबेसेस है ना, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे केस में क्या है, यहाँ पे मैंने और भी डेटाबेसेस बनाए हुए हैं, इसलिए डेमो 2 लिखा आ रहा है, ये मेरे डेटाबेस का नाम है। लैंग्राफ मेमोरी, ये भी एक डेटाबेस का नाम है। बट आपके केस में क्या होगा, आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही डेटाबेस दिखेगा, पोस्टग्रेस, जो कि है बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस, ठीक है? अब आप क्रिएट कैसे करोगे डेटाबेस? ये जो डेटाबेस है इसके ऊपर क्लिक करना, ऐसे ब्लू दिखेगा आपको, राइट क्लिक करना, क्रिएट की ऑप्शन आ रही है, क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर आप डेटाबेस का कुछ नाम रखोगे। तो सपोज़ करो हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं लैंग्राफ अंडरस्कोर मेमोरी अंडरस्कोर डेमो नाम का। ये मेरे डेटाबेस का नाम है। अगर आप चाहते हो आप सेम नाम रख लो, नहीं तो आप जो भी नाम यहाँ पे डेटाबेस का लिखोगे ना उसको याद रखना, वो ही नाम आप लैंग्राफ की एप्लीकेशन में अभी लिखोगे। तो लैंग्राफ अंडरस्कोर मेमोरी अंडरस्कोर डेमो एंड देन आप सेव पे क्लिक कर दो। जब आपने सेव पे क्लिक किया तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, आपको इस तरफ दिख जाएगा।
तो देखो डेटाबेसेस 4 लिखा आ रहा है, तो टोटल काउंट आ जाएगा डेटाबेसेस का। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं। देखो पहले तो ये डेमो डेटाबेस आ रहा है, लैंग्राफ मेमोरी आ रहा है एंड उसके बाद लैंग्राफ मेमोरी डेमो। तो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है, इसके अंदर ये सब ऑलरेडी बना आएगा, आपको कुछ नहीं बनाना, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, ये डेटाबेस जब क्रिएट हो गया, अब ये डेटाबेस कहाँ पड़ा हुआ है? हमने क्या किया, हमने पोस्टग्रीसीक्वल को अपने पीसी पे इंस्टॉल किया, उसके अंदर एक डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस का नाम है लैंग्राफ मेमोरी डेमो। अब हमें .env फाइल में ना इसका कनेक्शन लिखना पड़ेगा कि हमें किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। बताना पड़ेगा ना आपको अपनी एप्लीकेशन को कि इस वाले डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस यूआरआई। तो आप ये लाइन लिख दोगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया डेटाबेस यूआरएल। यहाँ पर ये जो पहले सबसे लिखा हुआ है ये है डेटाबेस का नाम, आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो। हम पोस्टग्रीसीक्वल यूज़ कर रहे हैं, वो लिख दिया। ये है यूज़र नेम, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो होता है पोस्टग्रेस। ये है पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने पोस्टग्रीसीक्वल को इंस्टॉल करते वक़्त रखा था ना, वो पासवर्ड यहाँ लिखोगे। एंड उसके बाद है लोकल होस्ट, क्योंकि हम अपनी लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं। ये पोर्ट नंबर या तो 5433 होगा या 5432 होगा, जो आपने इंस्टॉल करते हुए पोर्ट नंबर रखा होगा वो यहाँ पे लिखोगे। फिर आप लिखोगे डेटाबेस का नाम। हमारे डेटाबेस का क्या नाम है? लैंग्राफ मेमोरी डेमो। इसी नाम का डेटाबेस क्रिएट किया ना अभी हमने, वो लिख दो यहाँ पे। तो अब हमारे पास डेटाबेस का यूआरएल भी दे दिया कि हमें इस डेटाबेस में सारी कॉन्वर्सेशन स्टोर करनी है। तो अब आप main.py फाइल में आ जाओ एंड यहाँ पर ना डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करने के लिए ये लाइन लिख दो। क्या लिखा? डेटाबेस यूआरएल os.getenv। getenv मतलब जो env फाइल में डेटाबेस यूआरएल रखा हुआ है ना हमने इस वेरिएबल के अंदर, वो भी हमने गेट कर लिया। हमारे पास llm आ गया, हमारे पास डेटाबेस आ गया। फ्लाइट टूल फाइल के अंदर हमने एविएशन स्टैक एपीआई के साथ कनेक्ट करके डेटा ले रहे हैं। टेवली टूल डॉट पी फाइल में हम जो टेवली एपीआई है उसको यूज़ करके डेटा ले रहे हैं। तो अब हम लिखते हैं कोड। फर्स्ट टास्क क्या होगा? स्टेट क्रिएट करनी। स्टेट क्या होती है? शेयर्ड मेमोरी। लैंग्राफ में हमेशा जब भी आप एप्लीकेशन बनाओगे आप स्टेट बनाओगे ही बनाओगे। स्टेट होती है शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी मीन्स जो आपकी लैंग्राफ की नोड्स होंगी, जितनी भी नोड्स होंगी या जितने भी एजेंट्स होंगे, वो सारे इसी स्टेट में से डेटा लेंगे, काम करेंगे एंड इसी स्टेट को अपडेट करेंगे। ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ अब। तो स्टेट क्रिएट करोगे उसके लिए सिर्फ इतना कोड चाहिए। क्या कर रहे हैं इस कोड में, अंडरस्टैंड करते हैं। हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम रख दिया ट्रैवल स्टेट। ट्रैवल स्टेट, स्टेट का नाम है कस्टम स्टेट जो हम बना रहे हैं। एंड इसकी पैरेंथेसिस में हमने लिखा है टाइप्ड डिक्ट, मतलब हम डिक्शनरी यूज करके इसमें डेटा रखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है और मैंने आपको बताया था ना ये वाले मॉड्यूल्स हम क्यों यूज करेंगे स्टेट बनाने के लिए। तो ये वाला मॉड्यूल अब मैं बता रही हूँ हम ये यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमने ना यहाँ पे टाइप डिक्ट लिखा क्यों? गाइस देखो, ये जो स्टेट हम बनाएंगे इसमें ना हम बता रहे हैं कि डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा होगा। डिक्शनरी में डेटा कैसे होता है? कीज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। तो कितनी कीज़ हम यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टेट में? मैसेजेस, यूज़र क्वेरी, फ्लाइट रिज़ल्ट, होटल रिज़ल्ट, आइटिनरी एंड एलएलएम कॉल। ये सारी कीज़ हैं। इन कीज़ के सामने हमने मेंशन किया हुआ है फॉर्मेट, डेटा टाइप कि हम किस फॉर्मेट में डेटा रखना चाहते हैं इन कीज़ में, ओके? तो जैसे कि जो ये मैसेजेस की है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि मुझे इस फॉर्मेट में डेटा रखना है इस की के अंदर। यूज़र क्वेरी में मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आएगा। फ्लाइट रिज़ल्ट, होटल रिज़ल्ट एंड आइटिनरी में मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डेटा आएगा। एलएलएम कॉल में मैंने बताया कि इंट फॉर्मेट में ही डेटा होगा, है ना? तो हमने एक फिक्स कर दिया कि हमें इसी फॉर्मेट में इनपुट चाहिए, इसी फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। मतलब जितनी भी नोड्स या जितने भी एजेंट्स आप यूज़ करोगे ना, वो आपको इसी फॉर्मेट में इनपुट एंड आउटपुट देंगे। ठीक है? ये शेयर्ड स्टेट है। अब इनको अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ये मैसेजेस को। ये मैसेजेस के सामने जो लिखा हुआ है ये क्या है? तो लिस्ट एनी मैसेज, इसका क्या मतलब?
कि जितने भी मैसेजेस होंगे, चाहे वो मैसेज यूज़र का है, चाहे वो एआई एजेंट ने मैसेज किया है, चाहे वो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, सारे मैसेजेस एक लिस्ट में आएँगे। एंड ऑपरेटर डॉट ऐड का क्या मतलब है? अब ये जो ऑपरेटर मॉड्यूल है, देखो ये भी हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किया है ना? अब इस ऑपरेटर मॉड्यूल का क्या काम होगा कि जब भी कोई नया मैसेज आएगा, चाहे वो यूज़र का मैसेज है, चाहे वो एआई एजेंट का मैसेज है ना? तो वो जो मैसेज होगा, जो ऑलरेडी लिस्ट है मैसेजेस की, उसके नीचे आ जाएगा। मतलब पुराने मैसेजेस डिलीट नहीं होंगे, पुराने मैसेजेस जितने भी हैं, वो सारे इस लिस्ट में रहेंगे। जब भी कोई नया मैसेज आएगा, होगा क्या कि जो पुराने मैसेजेस हैं, वही लिस्ट अपेंड होती जाएगी, उसी लिस्ट में न्यू मैसेजेस उसके नीचे-नीचे ऐड होते रहेंगे। ऑपरेटर डॉट ऐड का मतलब क्या है? सिंपल इतना कि कोई भी नया मैसेज आया, ये जो हमारी लिस्ट है जिसमें यूज़र के मैसेज हैं, सिस्टम के मैसेज हैं, एआई के मैसेज हैं, इसी लिस्ट को हम अपडेट करते जाएँगे, यही लिस्ट अपडेट होती जाएगी न्यू वाले मैसेजेस के साथ। अब गाइज़ इसका बेनिफिट क्या है? देखो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप ना अपनी एआई एप्लीकेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हो, सारे मैसेजेस आई जा रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है ना उसको, तो ये होता है मैसेजेस के अंदर। तो जितने भी मैसेजेस होंगे ना, इसी फॉर्म में होंगे, लिस्ट होएगी एक पूरी। हम यूज़र क्वेरी की क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो भी यूज़र टाइप करेगा ना, वो कहाँ पे जाएगा? यूज़र क्वेरी की में जाएगा। मतलब हम यूज़र हैं, हम इस एआई एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, मैंने मैसेज किया कि प्लान अ 7 डेज़ ट्रिप टू पेरिस। तो जो मेरा वाला मैसेज होगा, वो कहाँ जाएगा? यूज़र क्वेरी की में जाएगा। फिर ये जो यूज़र क्वेरी की है, ये इनपुट बनेगी अगले एजेंट की। तो अगला एजेंट है सपोज़ करो फ्लाइट एजेंट। अब फ्लाइट एजेंट यूज़र क्वेरी में जो पड़ा हुआ है, वो इसकी इनपुट बन गई एंड फ्लाइट एजेंट ने उसके ऊपर काम किया एंड फ्लाइट एजेंट ने जो अपनी आउटपुट है, फ्लाइट एजेंट का जब काम खत्म हो गया, उसने फ्लाइट्स की लिस्ट बना ली, तो फ्लाइट रिज़ल्ट की के अंदर फ्लाइट एजेंट की आउटपुट आ जाएगी। फिर आगे है होटल रिजल्ट। होटल रिजल्ट किसके लिए यूज़ हो रहा है? होटल एजेंट के लिए। होटल एजेंट अपना काम करेगा, होटल एजेंट के लिए क्या इनपुट बनी? यूज़र की क्वेरी ही इनपुट बनेगी उसके लिए भी, वो इस की से डेटा उठाएगा। जो होटल एजेंट होगा वो इस की से डेटा लेगा। ये शेयर्ड स्टेट है ना, स्टेट में डेटा पड़ा हुआ है। यूज़र की क्वेरी आई, अ, होटल एजेंट ने देखा अच्छा यूज़र की क्वेरी ये है, उसने इस स्टेट में से यूज़र की क्वेरी पिक करी, अपना काम करा एंड आउटपुट प्रिपेयर करी। अपनी आउटपुट प्रिपेयर कर दी, फिर वो इस स्टेट को अपडेट करेगा। इस स्टेट के अंदर होटल रिज़ल्ट नाम की एक की है, जिसमें कि होटल एजेंट अपनी जो आउटपुट उसने क्रिएट करी वो यहाँ पर स्टोर कर देगा। अब देख रहे हो ना कैसे हर एजेंट अपना काम कर रहा है और उनको एक-एक की असाइन हो रखी है, उस की के अंदर वो अपना-अपना डेटा जो है अपडेट करी जा रहे हैं। फिर थर्ड एजेंट है आइटिनरी एजेंट। अब आइटिनरी एजेंट को यूज़र की क्वेरी की ज़रूरत नहीं है। आइटिनरी एजेंट ने क्या करना है, जो फ्लाइट रिज़ल्ट या होटल रिज़ल्ट है, ये वाली जो 2 आउटपुट्स हैं, जो 2 एजेंट्स ने काम किया है, फ्लाइट एजेंट एंड होटल एजेंट ने काम किया और उनकी आउटपुट इन कीज़ के अंदर स्टोर हो रखी है। तो आइटिनरी एजेंट क्या करेगा? स्टेट में जाएगा, इन 2 एजेंट्स की जो आउटपुट पड़ी हुई है यहाँ पर, वो लेगा और अपना काम करेगा। जब आइटिनरी उसने बना दी, आइटिनरी एजेंट क्या करेगा? आइटिनरी ये जो की है, इसको अपडेट कर देगा, जो उसने आउटपुट क्रिएट करी। फिर हमारे पास है नेक्स्ट की एलएलएम कॉल्स। इस की का सिर्फ इतना ही काम है, हम देख रहे हैं कि कितनी बार मॉडल कॉल हो रहा है, ठीक है? ताकि कल को अगर आप कॉस्ट मॉनिटर कर रहे हो, आप देखना चाहते हो कि एलएलएम कितनी बार कॉल हो रहा है, मॉडल कितना क यूज़ हो रहा है, तो आप इसके थ्रू उसका काउंट देख सकते हो। तो ये हमारी बन गई स्टेट। अब हम बनाएँगे नोड्स मतलब एजेंट्स। हर एजेंट एक नोड है, ठीक है? तो अब हम फर्स्ट नोड बनाते हैं जो कि हम बनाएँगे फ्लाइट एजेंट। तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं फर्स्ट एजेंट, फ्लाइट एजेंट, सिर्फ़ इतना कोड लिखना है देखो हमने। मैंने एक फ़ंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया फ्लाइट एजेंट। इस फ़ंक्शन की इनपुट क्या होगी? इस फ़ंक्शन की इनपुट होगी ये जो ट्रैवल स्टेट है जो कि क्या है? ट्रैवल स्टेट क्या है? शेयर्ड मेमोरी। अब देखो ट्रैवल स्टेट के अंदर ही इतनी सारी कीज़ हैं, है ना? बट एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए फ्लाइट एजेंट को काम करने के लिए? यूज़र की इनपुट ही चाहिए ना जो यूज़र ने क्वेरी की। तो स्टेट में से मैंने यूज़र क्वेरी की को सिर्फ़ पिक करा। क्वेरी वेरिएबल के अंदर
मैंने ये जो शेयर्ड स्टेट थी, इसमें से सिर्फ यूज़र क्वेरी की को पिक करा एंड क्वेरी के अंदर स्टोर करा दिया, क्वेरी वेरिएबल के अंदर। अब ये जो क्वेरी वेरिएबल है, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो रहा है, सर्च फ्लाइट फंक्शन यूज़ हो रहा है। ये सर्च फ्लाइट फंक्शन कौन-सा है, रिमेंबर? ये देखो स्क्रॉल करो ऊपर। मैंने सर्च फ्लाइट फंक्शन कहाँ से इंपोर्ट करा? फ्लाइट टूल डॉट पीवाई फाइल से, जो कि टूल्स में पड़ी हुई है। एंड यहाँ पे फ्लाइट टूल डॉट पीवाई फाइल ओपन करो। देखो हमने सर्च फ्लाइट फंक्शन बनाया हुआ है ना, जहाँ पे हम एविएशन स्टैक एपीआई को यूज़ कर रहे हैं आउटपुट लेने के लिए। तो वो वाला जो फंक्शन है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सर्च फ्लाइट फंक्शन। एंड जो यूज़र की क्वेरी थी, वो हमने यहाँ पे पास कर दी। अब सर्च फ्लाइट फंक्शन उसके ऊपर चलेगा एंड 5 रिजल्ट्स हमें देगा। 5 रिजल्ट्स क्यों देगा? क्योंकि फ्लाइट टूल डॉट पीवाई फाइल के अंदर हमने मेंशन किया हुआ है ना कि 5 रिजल्ट्स गेट करने हैं। तो उसने 5 रिजल्ट्स गेट करे एंड फ्लाइट डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए। अब जब फ्लाइट एजेंट ने काम कर लिया, फ्लाइट एजेंट का काम हो गया ना, यहाँ तक ये उसका काम, उसने सर्च फ्लाइट फंक्शन को कॉल करा एंड रिजल्ट को स्टोर कर दिया फ्लाइट डेटा में। अब उसका काम क्या है कि ये जो स्टेट है, इसको अपडेट करना आउटपुट के साथ। जो फ्लाइट एजेंट की आउटपुट थी, उसको वो आउटपुट कहाँ अपडेट करनी है? फ्लाइट रिजल्ट की के अंदर अपडेट करनी है। तो देखो रिटर्न के अंदर क्या हुआ, फ्लाइट रिजल्ट ये वाली जो की है, इसके अंदर फ्लाइट डेटा उसने डाल दिया। एंड एक और चीज करी उसने, क्या करी? मैसेजेस की को भी वो अपडेट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैसेजेस के अंदर, कि जितने भी मैसेजेस होंगे, चाहे वो ह्यूमन का मैसेज है, चाहे एआई का है, चाहे सिस्टम प्रॉम्प्ट का है, हर मैसेज इस लिस्ट में आना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने एआई एप्लीकेशन को कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो देखो मैसेजेस के अंदर ये वाला मैसेज भी चला गया कि फ्लाइट रिजल्ट फेच हो गए। फिर एलएलएम कॉल को भी, एलएलएम अगर यूज हो रहा है तो एलएलएम कॉल को भी +1 कर रहे हैं हम यहाँ पे कि एलएलएम यूज हुआ, इसको इंक्रीमेंट कर दो। और अगर एलएलएम नहीं यूज हुआ तो आप इस लाइन को हटा दो। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखी ताकि आपको पता चल सके कि हम एलएलएम कॉल किस तरह से यूज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है, लगता क्या है मतलब, अगर आप देखो यहाँ पर एलएलएम यूज हुआ है क्या, इस कोड में, इस फंक्शन में हमने एलएलएम यूज़ किया है? अगर तो एलएलएम इन्वोक हो रखा है, कॉल हो रखा है, तो आप एलएलएम कॉल की को, जो कि ये वाली की है स्टेट में, इस की को ऐसे लिखो और +1 साथ में लगा दो, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा कि अभी एक बार कॉल हो गया एलएलएम। अगर नहीं यूज़ हो रखा है, इसको कमेंट कर देना, ठीक है? तो हमारे केस में यहाँ पे एलएलएम नहीं यूज़ हो रखा, तो आप इसको कमेंट कर सकते हो। तो मेरा एक एजेंट बन गया। इस एजेंट ने क्या किया, फ्लाइट रिजल्ट की के अंदर अपना डेटा रख दिया, मैसेजेस की को भी अपडेट कर दिया। अब आपने एक चीज़ नोट करी कि कैसे उसने स्टेट को अपडेट किया। पहले उसने स्टेट से इनपुट ली यूज़र की क्वेरी, फिर अपना काम किया एंड फिर स्टेट को अपडेट कर दिया। अब हम बनाते हैं सेकंड एजेंट। अब हमारा सेकंड एजेंट क्या है, जो होटल्स को सर्च करेगा इंटरनेट से। अब फंक्शन का नाम है होटल एजेंट। सेम इसकी इनपुट भी क्या बनेगी, ट्रैवल स्टेट, है ना? यही वाली स्टेट इसकी भी इनपुट बनेगी। तो वो लिख दिया। अब क्वेरी, इसके लिए क्या क्वेरी हुई? जो यूज़र की क्वेरी थी, जो यूज़र ने क्वेरी लिखी थी, है ना? वो ही इसकी भी इनपुट बनी। देखो, स्टेट यूज़र क्वेरी, हमने सिर्फ साथ में ये लिख दिया बेस्ट होटल्स फॉर। तो जो जैसे सपोज़ यहाँ पे यूज़र ने लिखा पेरिस, जापान, इटली, कुछ भी लिखा, तो जो भी बेस्ट होटल होंगे उस लोकेशन के लिए, वो अब सर्च किए जाएँगे टेविली सर्च फंक्शन को यूज़ करके। टेविली सर्च याद आया? टेविली टूल डॉट पीवाई में हमने फंक्शन बनाया हुआ है टेविली सर्च, जहाँ पे हम टेविली एपीआई की यूज़ कर रहे हैं एंड टॉप 5 रिजल्ट्स को गेट कर रहे हैं। तो वो टेविली सर्च फंक्शन यूज़ करके बेस्ट होटल्स मिल गए। एंड अब इस वाले एजेंट का भी काम खत्म हो गया। अब इस एजेंट का क्या काम है? इसको स्टेट को अपडेट करना है अपने रिजल्ट के साथ। तो उसने होटल रिजल्ट की है, देखो यहाँ पे, होटल रिजल्ट की जो है ट्रैवल स्टेट के अंदर, उसको अपडेट करा एंड मैसेजेस लिस्ट को भी अपडेट करा। वही काम हो रहा है देखो यहाँ पे। होटल रिजल्ट की को अपडेट करा ये वाले होटल रिजल्ट के साथ
एंड मैसेज की को भी अपडेट कर दिया, लिख दिया होटल इन्फॉर्मेशन फेच्ड। एंड अगर एलएलएम यूज़ हुआ है तो एलएलएम को फिर +1 कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, एलएलएम कॉल इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हमारे पास 2 एजेंट्स बन गए। अब हमने थर्ड एजेंट बनाना है एंड वो एजेंट कौन-सा है? आइटनरी एजेंट। एंड उस एजेंट की इनपुट क्या होगी? फ्लाइट एजेंट की आउटपुट एंड होटल एजेंट की आउटपुट एंड जो यूज़र की क्वेरी थी। तो सपोज़ ये तीनों चीज़ें हम उसको इनपुट देंगे। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं आइटनरी एजेंट के लिए अभी। यहाँ लिख देती हूँ मैं ये फंक्शन। देखो, ये फंक्शन है। फंक्शन का नाम है आइटनरी एजेंट। सेम इसको भी इनपुट कहाँ से मिलेगी? ट्रैवल स्टेट से, जो कि है हमारी स्टेट लैंड की शेयर्ड मेमोरी है। देखो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट बना रही हूँ। प्रॉम्प्ट के अंदर ना हम वो सारी जो आउटपुट्स हैं दूसरे एजेंट की एंड जो यूज़र की इनपुट थी वो सब यहाँ पे लिखेंगे। देखो मैंने लिखा क्रिएट अ ट्रैवल आइटनरी। यूज़र क्वेरी ये थी, यूज़र क्वेरी की में पड़ी हुई है। फ्लाइट रिज़ल्ट की में पड़े हुए हैं। होटल रिज़ल्ट की में पड़े हुए हैं। तो मैंने ये जो तीनों चीज़ें थी एक प्रॉम्प्ट वेरिएबल में डाल के अब एलएलएम को देने हैं, क्योंकि एलएलएम ही आइटनरी बनाएगा ना। अब देखो रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर मैं एलएलएम डॉट इन्वोक लिख रही हूँ। यहाँ पर मैं इस एजेंट के अंदर मैं एलएलएम यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले जो 2 एजेंट हमने बनाए थे वहाँ पे एलएलएम नहीं यूज़ हो रहा था। एलएलएम यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है एलएलएम डॉट इन्वोक एंड यहाँ पे llama 3.3 70 बिलियन पैरामीटर वाला जो मॉडल है वो यूज़ होगा। अब जब आप एलएलएम को यूज़ करना चाहते हो, पहले आप एलएलएम को बताओगे कि रिएक्ट कैसे करना है, बिहेवियर क्या होना चाहिए एलएलएम का। तो हम यहाँ पे एलएलएम को बता रहे हैं, यू आर एन एक्सपर्ट ट्रैवल प्लानर, कि आप ट्रैवल प्लानर हो, उसके अकॉर्डिंगली काम करना। फिर हम ये जो यूज़र की प्रॉम्प्ट थी ना, ये देखो, ये वाली जो प्रॉम्प्ट है, ये जो यूज़र की प्रॉम्प्ट है, ये इसको कंटेंट में दे रहे हैं। अब जब ये प्रॉम्प्ट एंड ये जो सिस्टम मैसेज एलएलएम के पास गया तो एलएलएम ने उसके ऊपर काम किया एंड रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर। तो अब आइटनरी एजेंट का काम खत्म हो गया क्योंकि उसने एलएलएम को यूज करके आइटनरी क्रिएट कर दी। अब होगा क्या? हमें स्टेट को अपडेट करना है। स्टेट के अंदर आइटनरी नाम की पड़ी हुई है ना, देखो स्टेट के अंदर आइटनरी नाम की पड़ी हुई है, हम इसको अपडेट करेंगे एंड मैसेजेस को भी अपडेट करना है। देखो वही हो रहा है, आइटनरी की को अपडेट कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। गाइस ये डॉट कंटेंट क्यों लिखा है? क्योंकि जब एलएलएम की आउटपुट आती है ना उसमें और भी चीजें साथ में आती हैं आउटपुट में, तो हमें और कुछ तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ कंटेंट चाहिए ना, जो हमने आइटनरी बनाने को बोला है तो हमें उसका सिर्फ कंटेंट चाहिए। तो हमने रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट लिख दिया आइटनरी के अंदर। मैसेजेस के अंदर भी जो रिस्पॉन्स था ना एलएलएम का, वो मैसेजेस में भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि हमने मैसेजेस की को अपडेट करना है सारे मैसेजेस के साथ, चाहे यूज़र का मैसेज है, चाहे एआई का मैसेज है, तो इसलिए मैसेजेस की भी अपडेट हो रही है। एंड यहाँ पर एलएलएम कॉल को भी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। एंड गाइस देखो, यहाँ पर एक्चुअल में नीड है एलएलएम कॉल को इंक्रीमेंट करने की, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में एलएलएम कॉल की यूज़ हो रखी है। ऊपर वाले 2 फंक्शंस में नहीं यूज़ हो रखी थी, तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हो। तो ये हमारा बन गया थर्ड एजेंट। अब हम बनाएँगे एक फोर्थ एजेंट जिसका नाम है फाइनल एजेंट, जिसका काम है बहुत अच्छे से सारा कुछ लेकर जो भी अभी तक एजेंट्स ने काम किया है फाइनल जो है आउटपुट है उसको जनरेट करना। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं। देखो इसका नाम रख दिया मैंने फंक्शन का फाइनल एजेंट। अगेन स्टेट इसकी इनपुट बनेगी। अब इसकी प्रॉम्प्ट देखो मैंने क्या बनाई। मैंने बोला फाइनल प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा जनरेट फाइनल ट्रैवल रिस्पॉन्स। फ्लाइट की डिटेल फ्लाइट रिजल्ट की से लो, होटल की डिटेल होटल रिजल्ट की से लो, आइटनरी की डिटेल आइटनरी की से लो। ठीक है? स्टेट में जो शेयर्ड स्टेट है उसमें ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले लो एंड फिर रिस्पॉन्स जनरेट करो। देखो एलएलएम कॉल हो रहा है दोबारा एंड मैं उसको ये जो फाइनल प्रॉम्प्ट थी उसको इनपुट दे रही हूँ एंड उसने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। अब मैसेजेस लिस्ट में मैं वो रिस्पॉन्स अपडेट कर रही हूँ, एलएलएम कॉल भी अपडेट होएगी क्योंकि एलएलएम यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। तो मैंने बना दिए चारों के चारों एजेंट्स। अब हमने एजेंट्स तो लिख दिए, कोड लिख दिया। अभी ये कुछ काम नहीं करेंगे। हमें अब लैंग्राफ में जब भी कोई काम करना होता है ना, पहले ग्राफ को क्रिएट करना पड़ता है,
उस ग्राफ के अंदर नोड्स को ऐड करना होता है। फिर उन नोड्स के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होता है। हमें बताना पड़ेगा ना कि पहले ये नोड काम करेगी, फिर ये नोड होगा। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कैसे-कैसे वर्कफ्लो चलेगा। उसके बाद हम उस ग्राफ को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद ही आप एक्चुअल आउटपुट देख सकते हो अपनी एप्लीकेशन की, जो आप लाइन ग्राफ में बनाते हो। तो अब हम ये सब काम करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ को क्रिएट करेंगे। देखो सिंपल आपको एक लाइन लिखनी है और ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। आपको याद है स्टेट ग्राफ हमने ऊपर कॉल किया था, इंपोर्ट किया था यहाँ पर। देखो ये रहा स्टेट ग्राफ हमने इंपोर्ट किया है ना। तो कभी भी आपको ग्राफ बनाना है तो आप क्या करोगे, स्टेट ग्राफ को इंपोर्ट करोगे ऐसे एंड उसको अब स्टेट प्रोवाइड कर दोगे, ट्रैवल स्टेट। आपको पता ही है अब ये शेयर्ड मेमोरी है, सारी नोड्स सारे एजेंट्स इसको यूज करेंगे। तो वो प्रोवाइड कर दिया एंड ग्राफ वेरिएबल में रख दिया। अब हम इस ग्राफ के अंदर नोड्स ऐड करेंगे। हमारे 4 एजेंट्स हैं तो हमें नोड्स चाहिए उनके लिए। तो देखो इस तरह से आप नोड्स को ऐड करते हो। ग्राफ डॉट ऐड नोड को यूज करके आप नोड्स ऐड करते हो। पहले तो आप लिखते हो नोड का नाम, यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आपको उस नोड का क्या नाम रखना है। तो मैंने पहली नोड का नाम रख दिया फ्लाइट एजेंट एंड यहाँ पर आप लिखते हो वो पाइथन फंक्शन जिसमें आपने वो सारा काम लिखा होता है जो ये नोड करेगी। तो हमने फ्लाइट एजेंट एक फंक्शन बनाया है ना, यहाँ पे देखो ये जो फ्लाइट एजेंट मैंने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा, हमारी फर्स्ट नोड का नाम है फ्लाइट एजेंट एंड उसमें ये वाला पाइथन फंक्शन लिख दिया, मतलब ये नोड ये वाला काम करेगी। फिर सेकंड नोड मैंने बनाई होटल एजेंट के नाम से एंड होटल एजेंट पाइथन फंक्शन इसको दे दिया यहाँ पे। थर्ड नोड का नाम मैंने रखा आइटनरी एजेंट एंड उसमें आइटनरी एजेंट जो पाइथन फंक्शन है वो काम करेगा। एंड फोर्थ नोड है फाइनल एजेंट, इसमें जो मैंने फाइनल एजेंट पाइथन फंक्शन बनाया है वो काम करेगा। अब चारों एजेंट्स लिख दिए। अब मेरे को इनके अंदर कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, वर्कफ्लो डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे-कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए आप ये लिख दोगे, देखो ये लाइन्स मैंने क्या लिखा, ग्राफ डॉट ऐड एज। जब आपको कनेक्शन बनाना होता है तब आप ऐड एज लिखते हो। सबसे पहले काम स्टार्ट होगा स्टार्ट नोड से एंड काम खत्म होगा एंड नोड पे। अब ये स्टार्ट एंड एंड क्या है? दोबारा स्क्रॉल करके ऊपर जाओ और देखो यहाँ पे स्टेट ग्राफ के साथ लिखा हुआ है ना मैंने स्टार्ट एंड एंड। ये स्टार्ट एंड एंड 2 नोड्स हैं, ये इनबिल्ट नोड्स होती हैं, लाइन ग्राफ में पहले से आती हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। एंड काम जब भी स्टार्ट होगा वो स्टार्ट नोड से होगा एंड खत्म काम हमेशा एंड नोड पे होगा। तो पहले मैंने बोला स्टार्ट नोड आए, स्टार्ट नोड के बाद फ्लाइट एजेंट। मैं स्टार्ट नोड को कनेक्ट कर रही हूँ किसके साथ? फ्लाइट एजेंट नोड के साथ। फिर फ्लाइट एजेंट को कनेक्ट कर रही हूँ होटल एजेंट के साथ। फिर होटल एजेंट के बाद मैं कनेक्ट कर रही हूँ आइटनरी एजेंट, फिर आइटनरी एजेंट को कनेक्ट कर रहे हैं फाइनल एजेंट के साथ एंड फाइनल एजेंट कनेक्ट हो रहा है एंड नोड के साथ। तो ये मैंने ग्राफ के कनेक्शंस भी बना दिए, नोड्स कैसे-कैसे काम करेगी वो भी बता दिया। अब हमें इसको कंपाइल करना है क्योंकि अभी तक जो हमने बनाया ना ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, इससे कुछ होगा नहीं। आपको पहले इसको कंपाइल करना पड़ेगा। बट गाइस ग्राफ को कंपाइल करने से पहले ना अब हमें थोड़ा-सा मेमोरी का भी काम करना है क्योंकि मेमोरी भी यूज़ करनी है ना। याद है ना हमने पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करना है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। तो उसका जो काम है वो करते हैं पहले, फिर कंपाइल करते हैं ग्राफ को। तो देखो उसके लिए आपको ये 3 लाइन्स लिखनी है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर आपको याद है डेटाबेस यूआरएल, क्या था ये डेटाबेस यूआरएल? यहाँ पर देखो हमने डेटाबेस यूआरएल को ENV फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं। ENV फाइल में देखो डेटाबेस यूआरएल, देखो ये वाला डेटाबेस यूआरएल। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर मेरे को ये जो डेटाबेस है लैंग्राफ मेमोरी डेमो डेटाबेस, इसके अंदर डेटा स्टोर करना है। तो ये वाली चीज़ जो है हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। एंड फिर चेक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ये जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर रखा है ना ऊपर, देखो ये वाला मॉड्यूल मैंने आपको बताया था। ये मॉड्यूल क्यों चाहिए? आपके लैंग्राफ के कोड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इसको यूज़ करके अब मैं ये जो डेटाबेस यूआरएल है जिसमें पूरी डिटेल पड़ी है कि किसके साथ कनेक्ट करना है, कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होगा क्या इस लाइन से,
हम अपने लैंग्राफ को कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस के साथ एंड ये रख दिया मैंने चेक पॉइंटर में, फिर चेक पॉइंटर को सेटअप करते हैं। इतना लिखना है। अब आप मेमोरी यूज़ कर सकते हो, मतलब डेटाबेस यूज़ कर सकते हो कन्वर्सेशंस को स्टोर करने के लिए। अब हम ग्राफ को कंपाइल करेंगे। कौन से ग्राफ को? ये जो ग्राफ हमने बनाया है। तो ग्राफ कंपाइल करने के लिए आप सिर्फ इतना लिखोगे, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर ग्राफ डॉट कंपाइल एंड चेक पॉइंटर के अंदर ये वाला जो चेक पॉइंटर है ये प्रोवाइड कर दिया। मतलब मैं बता रही हूँ, डेटाबेस डिटेल दे रही हूँ जिस जहाँ पर सारा कुछ मुझे सेव करना है, कॉन्वर्सेशन सेव करनी है। तो अब हमने एप्लीकेशन बना ली। अब इसको रन करते हैं एंड इसके आउटपुट देखते हैं। तो गाइज़ पहले तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से ही इसको रन करके देखते हैं। एक बार देख लेंगे कि सारे एजेंट प्रॉपर्ली चल रहे हैं। अगर हमारे एजेंट सारे चल रहे होंगे तो फिर हम इसका फ्रंट एंड भी डिज़ाइन करेंगे स्ट्रीमलेट को यूज़ करके। इसके लिए आप ये लिख दो, देखो मैंने क्या किया, इफ नेम इक्वल्स टू मेन कॉन्फ़िग एंड ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है अब। ये क्या है? देखो जब हम आपको पता है सेशंस कैसे यूज़ होते हैं, राइट? हर सेशन में एक सेशन आईडी होती है, सेशन आईडी यूनिक होती है, हर सेशन के लिए एक सेशन आईडी होती है, राइट? तो उसी तरह से ना जब आप LangGraph में काम करते हो एंड आप डेटा स्टोर करना चाहते हो मेमोरी में, तो हर यूज़र के लिए ना एक थ्रेड आईडी होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, थ्रेड आईडी यूज़र आरोही। तो अब ये जो यूज़र आरोही है ना, इसी थ्रेड आईडी से आपके एजेंट्स को, आपकी एआई एप्लीकेशन को पता चलता है कि किस यूज़र की बात हो रही है। सपोज़ मैंने आज कुछ बात करी इस एप्लीकेशन से, एआई एप्लीकेशन से, 2 दिन बाद दोबारा कुछ बात कर रही हूँ, ठीक है? तो इसी थ्रेड आईडी से पता चलेगा कि इस यूज़र ने पहले बात कर रखी है एंड डेटाबेस से फिर उसकी सारी कन्वर्सेशन जो हमारा एआई एप्लीकेशन होगा वो फेच करेगा हमें बेटर रिज़ल्ट्स देने के लिए। तो ये जो थ्रेड आईडी है ये बहुत ज़रूरी होती है, तो हमने यहाँ पे थ्रेड आईडी मेंशन कर दी। इस तरह से आप मेंशन करते हो कॉन्फ़िग, फिर थ्रेड आईडी के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर दो थ्रेड आईडी। अब यूज़र इनपुट, तो मैंने आपको बताया कि हम अभी क्या कर रहे हैं, टर्मिनल से ही इनपुट देंगे, तो उसके लिए टर्मिनल से इनपुट लेने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, इनपुट एंटर योर ट्रैवल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, यूज़र इनपुट टाइप कर सकता है। फिर हम ऐप को कॉल कर रहे हैं, ये जो ऐप हमने बनाई है, रिमेंबर हमने ऐप को कंपाइल किया ना ऐप वेरिएबल में, तो मैं उस ऐप को कॉल कर रही हूँ। उस ऐप को यूज़र की इनपुट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? फिर देखो, आपने नोट किया ये सब क्या है? ये सारी कीज़ हैं हमारी स्टेट की, शेयर्ड मेमोरी की। तो यूज़र क्वेरी की के अंदर मैंने ये जो यूज़र वाली इनपुट थी ये तो दे दी, बट बाकी सारी कीज़ अभी ब्लैंक हैं, खाली हैं, क्योंकि ये कीज़ के अंदर काम कब होगा, वैल्यूज़ कब आएँगी? जब सारे एजेंट्स अपना-अपना काम करेंगे। हमने सिर्फ़ स्टेट में एक इनपुट दे दी जो यूज़र ने दी है। अब यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िग भी प्रोवाइड कर दी। कॉन्फ़िग क्या थी? ये वाली, यूज़र की थ्रेड आईडी एंड दैट्स इट। अब हम रिस्पॉन्स को स्क्रीन पे प्रिंट कराएँगे। सेव कर दो। फ़ाइल का क्या नाम है? main.py। इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाओ। हम यहाँ लिखते हैं पाइथन main.py। सी एंटर योर रिक्वेस्ट। यहाँ पे लिख दो प्लान अ 7 डे ट्रिप एंड अभी एंटर कर दो। तो देखो आपको आउटपुट मिल गई। दिख रहे हो? पूरे 7 डे की आइटनरी मिल गई एंड आप स्क्रॉल करके यहाँ पे देखो होटल इन्फॉर्मेशन आ रही है, फ्लाइट इन्फॉर्मेशन आ रही है एंड स्टार्टिंग से अब देखते हैं सारा। देखो फाइनल रिस्पॉन्स, पूरा 7 डे का ट्रिप आ गया। देख रहे हो? तो इस तरह से आप एप्लीकेशन बना सकते हो, मल्टी एजेंट एप्लीकेशन। तो अभी तो क्या था, हमने इनपुट कहाँ से दी? टर्मिनल से इनपुट दी, टर्मिनल पे आउटपुट मिल गई। अब हम बनाना चाहते हैं इसका फ्रंट एंड भी, तो हम स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे। तो एक आप सेपरेट फाइल बना लो, यहाँ पर इसको नाम दे दो फ्रंट एंड डॉट पी वाई एंड यहाँ पर ना अब हम क्या करेंगे, देखो कोड हमने सारा वही रखना है जो मेन डॉट पी वाई फाइल में है। तो हम मेन डॉट पी वाई को जैसे मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं ना, मेन डॉट पी वाई फाइल वाला सारा कोड यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे एंड स्ट्रीमलेट का सारा कोड यहाँ लिख देंगे साथ में। मतलब ऐसे बोल रही हूँ मैं।
हमने स्ट्रीमलेट को इम्पोर्ट कर लिया, ये सारे मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट कर लिया। सिर्फ मैंने क्या किया, मेन, फ्रॉम मेन, मेन क्या है, मेरी मेन डॉट पी वाई फाइल, इम्पोर्ट ऐप, ऐप ही बनाई है ना हमने उसमें, याद है आपको ये वाली ऐप जिसमें हमने ग्राफ को कंपाइल किया है? तो सारा कोड ऑलरेडी इसमें अपने आप यूज़ हो जाएगा। मैं इस ऐप को इम्पोर्ट कर रही हूँ मेन डॉट पी वाई फाइल से, सारा एजेंट वाला कोड, सारी एप्लीकेशन सब वहाँ से आ रहा है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइनिंग वाला पार्ट करूँगी। डिज़ाइनिंग का मतलब ये जो साइड बार आ रहा है, जो भी यहाँ लिखा आ रहा है, ये पिक्चर्स कैसे आ रही हैं, ये हेडिंग कैसे आ रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, ये बटन, ये जो सारा डिज़ाइनिंग वाला काम है, वो सारा मैं इस पेज पे करूँगी। तो मैंने क्या किया ना, सारा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो, सबसे पहले एसटी मतलब स्ट्रीमलेट, हम पेज का सेटअप कर रहे हैं, पेज को टाइटल दे रहे हैं, आइकन दे रहे हैं, लेआउट बता रहे हैं। तो टाइटल है हमारा ये, तो ये मतलब ये वाला देखो, एआई ट्रैवल बुकिंग सिस्टम। ये जो लिखा आ रहा है और ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे, ये किसके थ्रू आया? इस वाली लाइन के थ्रू आया। उसके बाद आप देख रहे हो एसटी डॉट मार्कडाउन, मैंने स्टाइल टैग लगाया हुआ है। स्टाइल टैग के अंदर ना फिर हम बहुत सारी क्लासेस बनाई हुई हैं। इसमें हम सिर्फ कलर, विड्थ, हाइट, डिस्प्ले कैसा देना है, वो सब लिखा हुआ है। तो इसको डिटेल में जाने का कुछ वो है नहीं इतना ज़्यादा। तो आप देख सकते हो सिर्फ बैकग्राउंड कलर कौन-सा रखना है, बॉर्डर कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, फ़ॉन्ट कौन-सा रखना है। तो ये सब वही लिखा हुआ है स्टाइल टैग के अंदर। स्क्रॉल करते जाओ, जहाँ पे स्टाइल टैग बंद होगा ना, यहाँ तक ये सिर्फ़ सारा वो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है। डिज़ाइनिंग से मतलब जैसे ये बॉर्डर ऐसे राउंड हो रखा है, ये लिखा आ रहा है, इसके ऊपर मैं ऐसे माउस लेके जा रही हूँ, ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है, ये जो आइकन्स आ रहे हैं, है ना? ये सारा जो बॉर्डर का जो कलर है, फ़ॉन्ट कौन-सा यूज़ करना है, ये सारा उसका है। उसके बाद देखो यहाँ पे साइड बार स्टार्ट हो गया। साइड बार मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसका कोड है यहाँ पे। साइड बार में सारा बताया हुआ है, हमने डिव्स यूज़ किए हुए हैं। सबसे पहले डिव में हम ये वाली पिक्चर लगाई हुई है एंड ये लिखा हुआ है एआई ट्रैवल प्लानर, देख रहे हो? ये पिक्चर एंड एआई ट्रैवल प्लानर। इसी तरह से वन बाय वन फिर ये सारा लिखा हुआ है। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं साइड बार में, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देख रहे हो? तो आप स्क्रॉल करते जाना, पता लग जाएगा। यहाँ तक साइड बार है। फिर आ गया ये वाला। यहाँ पर क्या है? ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसकी बात हो रही है। कितनी इमेजेस लगी हुई हैं? 5 इमेजेस हैं। तो ये सारी इमेजेस ये वाली हैं। ठीक है? ये सारी इमेजेस यहाँ पे दी हुई हैं, तो अगर आपको कुछ एडिट करना है, नाम चेंज करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देख रहे हो ये जो लिखा हुआ है और पीछे बैकग्राउंड में इमेज है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इमेजेस यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद ये जो कॉलम्स हैं जिनमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये कॉलम्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर जो बटन बनाया हुआ है जनरेट माय ट्रैवल प्लान, इसकी जगह कुछ और लिखना है, कोई आइकन चेंज करना है, तो एसटी डॉट बटन से बटन बनता है, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो एजेंट पाइपलाइन है, ये जो एजेंट पाइपलाइन दिख रही है यहाँ पे, ये सारी एजेंट पाइपलाइन यहाँ पर है। तो कुछ भी चेंजेस करने हैं आप इस सेक्शन में कर सकते हो। तो इसी तरह से ये फिर जो आउटपुट आएगी जब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो जब मैंने जनरेट प्लान पे क्लिक किया तो ये जो आउटपुट दिख रही है आपको, ये जो सारी आउटपुट आ रही है उसके लिए ये वाला सारा कोड है। देख रहे हो? कितनी नोड्स हैं हमारे पास? हम स्क्रीन पे फ्लाइट एजेंट की आउटपुट भी दिखा रहे हैं, होटल एजेंट की आउटपुट दिखा रहे हैं, आइटिनरी एजेंट की आउटपुट दिखा रहे हैं। फाइनल एजेंट की आउटपुट दिखा रहे हैं, है ना? सारी आउटपुट्स दिखा रहे हैं ना, वो इसके कारण आ रही हैं। तो आप स्क्रॉल करो, उसके बाद ये जो बटन आ रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो पूरा प्लान डाउनलोड भी हो जाता है। तो ये सारा डिज़ाइन ना इसी फ़ाइल में पड़ा हुआ है। तो ये सारा डिज़ाइन ना इसी फ़ाइल में पड़ा हुआ है। तो गाइज़, मैंने इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो। एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ सजेशंस होते हैं तो कमेंट किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।